नमस्कार, मैं हूं कमलेश। किसी का संघर्ष भरा जीवन जब उसे फर्श से अर्श पर पहुंचा देता है तो व्यक्ति समाज के लिए प्रेरणा बन जाया करता है। समाज में ऐसी तमाम शख्सियतें हैं जिनकी जिंदगी प्रेरक की भूमिका अदा करती है। शून्य से शिखर तक की यात्रा के दौरान आने वाली कठिनाइयां, उनसे दो चार होते हुए निरंतर आगे बढ़ने का जज्बा व्यक्ति को उस मुकाम तक पहुंचा देता है जहां वो ये कह सकता है कि हाँ, मैंने जो कुछ पाया है वो संघर्ष का नतीजा है। जो भी बिना विचलित हुए सतत प्रयत्नशील रहेगा उसे निसंदेह कामयाबी हासिल होगी। ऐसे कामयाब लोग कोरबा में भी बड़ी संख्या में हैं। इनमें ही शामिल हैं डॉक्टर यश चंदानी। शून्य से शिखर की ओर अग्रसर डॉक्टर शोभराज चंदानी से आप भी बखूबी परिचित होंगे। अत्याधुनिक उपकरणों से लैस न्यू कोरबा हॉस्पिटल का निर्माण कराने वाले डॉक्टर चंदानी ने अपने जीवन में तमाम उतार चढ़ाव देखे हैं। देश विभाजन के समय उनके पिता आर.एल. चंदानी, जिनका स्वर्गवास हो चुका है, वे परिवार के अन्य सदस्यों के साथ अखंड भारत के पाकिस्तान में चले गए हिस्से को छोड़कर छत्तीसगढ़ के चकरभाटा में बनाए गए शरणार्थी शिविर में पहुंचे। डॉक्टर चंदानी के पिता ने छोटे छोटे व्यवसाय कर अपनी पत्नी ज्ञानी देवी के साथ मिलकर परिवार का लालन पालन शुरू किया। वे बाद में कोरबा आ गए। 4 भाइयों में सबसे छोटे शोभराज चंदानी ने कक्षा 1 से लेकर 12वीं तक बाल मंदिर बालकों में विद्या अध्ययन किया। शांति नगर के इसी छोटे से मकान में चंदानी परिवार गुजर बसर किया करता था। कल्पना कीजिए कि 4 भाई 3 बहन और माता पिता इस छोटे से मकान में निवास करते वक्त कितना कष्ट झेले होंगे। शोभराज चंदानी से डॉक्टर एस चंदानी तक के सफर में चंदानी परिवार ने कितना परिश्रम किया। परिवार के सदस्यों ने डॉक्टर चंदानी को कैसे तन मन से सहयोग दिया। डॉक्टर चंदानी ने कैसे साप्ताहिक बाजारों में जाकर छोटे छोटे सामान बेचकर पैसों की व्यवस्था की। ये जानकर आप भी कह उठेंगे कि इरादे नेक हो, बुलंदी पर पहुंचने की ललक हो तो मंजिल प्राप्त करना कठिन नहीं होता। आइए सुनते हैं शोभराज यानी एस चंदानी की आप बीती। जीवन में यदि संघर्ष न हो तो जीने का आनंद ही क्या। इस भाव को लेकर भी हमारे समाज में बहुत लोग जीते हैं और वो उनकी दिनचर्या, उनकी सफलता, उनके काम करने का तौर तरीका, ये सब कहीं न कहीं हमारे लिए प्रेरणा बन जाया करता है। जब उनसे चर्चा, ऐसे कामयाब लोगों से जब चर्चा होती है और वो जो बताया करते हैं कि उनका बचपन कैसे गुजरा, यौवनावस्था में जब वो पहुँचे तो उनको किस किस तरह की कठिनाइयाँ आईं, परिवार की पृष्ठभूमि क्या रही है, जब उनसे बात करते हैं और पता लगता है कि ये स्तर था पहले या इस सोच से बाहर निकले हैं, तो ये लगता है कि नहीं, ये कहानी प्रेरणादायक है। अगर इसको लोगों के सामने ले जाया जाए तो वाकई लोगों के लिए वो कहानी नहीं बल्कि वो हकीकत है और वो लोगों के लिए प्रेरणादायी बनेगी। ऐसे ही एक प्रेरणादायी कहानी है डॉक्टर शोभराज चंदानी की। सीधे चंदानी शब्द से आप समझ गए होंगे, न्यू कोरबा हॉस्पिटल के संचालक डॉक्टर चंदानी जी। आज हम प्रेरणा कार्यक्रम की शुरुआत उन्हीं से कर रहे हैं। डॉक्टर साहब हमारे साथ हैं। डॉक्टर साहब, कहाँ से शुरुआत की थी आपने जीवन की, कहाँ आपने जन्म लिया? बेसिकली हम लोग की फैमिली तो जो डिवाइड होके पंजाब, वहाँ सिंध से इंडिया आई। जी जी। फिर एक रिफ्यूज़ी कैंप था बिलासपुर के आसपास, चकरभाटा। तो सब कुछ तो छोड़ के आए थे, हमारे परिवार से कुछ भी नहीं था किसी के पास। फिर ऐसा हुआ कि ग्रोथ के लिए या घर चलाने के लिए हमारे जेंट्स जितने भी थे, मतलब फादर और भाई, वो कोरबा आ गए, हम लोग वहाँ थे। फिर कुछ जमा नहीं तो जब मैं 6 साल का था तब हम लोग कोरबा शिफ्ट हुए। जी जी। तो शुरुआती परिस्थितियाँ ऐसी थी कि मतलब जन्म आपका बिलासपुर में हुआ था? हाँ, बिलासपुर में। तो शुरुआती परिस्थितियाँ ऐसी थी कि हैंड टू माउथ, मदर कुछ कपड़े सिलती थी, फादर अपना डेली मार्केट में कोई शॉप लगाते थे, तो उस हिसाब से घर चल रहा था। और लकीली बाय द टाइम कुछ समय बाद 10 साल 8 साल बाद हमारे ब्रदर एससीसीएल में नौकरी पे लग गए। बट उस समय की एससीसीएल की नौकरी भी वैसी थी, नाम मात्र की तनख्वाह मिला करती थी। तो ये समझ लीजिए कि स्टार्टिंग फेज़ थोड़ा सा तकलीफ़दायक था। फिर धीरे धीरे समझ में आने लगा कि नहीं, एजुकेशन के थ्रू हम कुछ अच्छा कर सकते हैं फ्यूचर में। तो पढ़ाई कहाँ से शुरू की आपने?
पढ़ाई मेरी क्लास 1 से क्लास 12 तक बाल मंदिर स्कूल से हुई है। जी जी स्कूल तो आप जानते हैं अच्छे से। जी 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 उस स्कूल से जितना टीचर्स का सहयोग मिला सब चीज़, लेकिन कोशिश यही रहती थी कि खुद से कोशिश करें। जी जी जी। तो मेरी अटेंडेंस भी क्लास में मतलब 30-35% से ज़्यादा नहीं रहते थे। कारण एक तो पारिवारिक कारण था, दूसरी बात क्लास से ज़्यादा मैं बाहर बैठ के पढ़ना पसंद करता था। जी जी सामने एक पेड़ था, वहाँ जाके बैठ जाता था, क्योंकि क्लास में जो स्पीड थी उस स्पीड से हम लोग जैसे 4th चैप्टर चलता था सपोज़, तो हम लोग उस समय पूरी बुक ख़त्म कर चुके रहते थे। जी 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 अदरवाइज़ कोर्स कभी कंप्लीट नहीं होता था वहाँ। जी। और अगर आपको कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में जाना है या बोर्ड एग्ज़ाम अच्छे से क्लियर स्पीड बढ़ानी पड़ती है। नेचुरल सी बात है, स्पीड एक बार से कोर्स होता नहीं, कम से कम 3 या 4 बार कोर्स करने पड़ते हैं। इस दरमियान आप अपने पिताजी का भी हाथ बटाते रहे होंगे। हाँ, बेसिकली मेरे घर वालों की तरफ से तो ऐसा था कि भाई तुमको पढ़ने से हम रोक नहीं रहे हैं, हमारी स्थिति अच्छी नहीं है, हम काम पे लगाएं वो हम नहीं चाहते, लेकिन आप कुछ खुद करना है तो खुद कर लो। जी जी। तो फिर ऐसा हुआ कि हमारा एक छोटा सा प्लेस था, पसरा बोलते हैं जिसको, जी 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 दर्री बाज़ार में। जी तो हर संडे को मैं अपने घर से साइकिल पे मटेरियल जो भी सेल आउट करना रहता था लेके वहाँ जाता था। सुबह से रात तक सेल आउट करता था, रात को जो बचा हुआ वापस लेके आता था। तो मुझे अप्रॉक्सीमेटली उस समय मेरे ख्याल से 86-87 की बात होगी, 88 की बात होगी, करीब 150-200 रुपये पर बाज़ार मुझे बच जाते थे। तो वहाँ आप वो जो मटेरियल रहता था उसको बेचने के दरमियान जो समय मिलता था तो पढ़ाई भी कर लेते थे? नहीं, उस समय तो समय मिलता नहीं था, बाज़ार के बीच में तो पूरी धूल धक्कड़ ठीक बात, वहाँ हल्ला गुल्ला होता रहता। जी तो वहाँ से संडे बाकी 6 दिन तो पढ़ाई होती थी। जी जी। फिर वो उससे ही मैंने अपना मतलब ड्रेसेस, बुक्स और साइकिल जो खरीदना था अपने हिसाब से, सहूलियत के हिसाब से। जी जी। और फिर हमारे ब्रदर थे तो वो कभी पटाखे की दुकान, कभी होली की दुकान, ये सब जो चलता है उसमें भी मैं सपोर्ट करता था। इवन मैंने 3rd ईयर MBBS तक भी यहाँ पे आके शॉप लगाई, होली की, रंगों की दुकान है, राखी की दुकान है। तो वो एक बड़ा सपोर्ट था मेरे लिए, क्योंकि उस समय 5-7 हज़ार भी अगर बच जाते थे एक सीज़न में तो वहाँ पे जो बैकलॉग रहता था पैसे, हाँ वो पूरा कर लेते थे। पता था उसमें मेरे ब्रदर ने हेल्प की जो SCCL में सर्विस कर रहे थे जी। उनकी सैलरी बहुत कम थी, पर फिर भी वो कैसे भी करके 800 रुपये पर मंथ मेरे को रेगुलरली भेजते थे MBBS के दौरान। जी जी जी। तो वो एक मेरा बेसिक खर्चा चलता था, फिर बाकी जितने खर्चे हैं बुक्स के ये वो मेरे अदर जो अर्निंग रहती थी कि मैं साल में 3 बार भी अगर आता था तो 15-20 हज़ार का अरेंजमेंट मेरा अलग से हो जाता था। जी 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 जी। वो फेस था, वो समय के साथ निकल गया। जी। तो MBBS के बाद फिर MS कब किया आपने? इंस्टेंटली MBBS कंप्लीट होते ही विदिन 18 डेज़ मैंने MS ज्वाइन कर लिया था। ऑल इंडिया में मेरी रैंक थी 190, करीब 40,000 बच्चे बैठते हैं उसमें। जी जी जी। तो 190 रैंक थी। अलीगढ़ में मुस्लिम यूनिवर्सिटी से ऑर्थोपेडिक्स मैंने उठाया जी। 3 साल ऑर्थोपेडिक्स किया, उसके बाद 6 महीने दिल्ली में काम किया, फिर शायद डायरेक्टली प्रैक्टिस चालू कर दी। तो आपके जीवन में वंदना जी कब आई? वंदना जी आई कि हम जब MS सेकेंड ईयर कर रहे थे, मतलब मैरिज तब हुई जी। बाकी लाइफ में तो पहले आ गए थे जी जी। लेकिन मैरिज हमारी 2002 में हुई। प्रेम विवाह माने उसको? प्रेम विवाह मान सकते हैं, कंबाइन परिवार की सहमति से। परिवार की सहमति से। ये मतलब आपके बचपन से लेके और जीवन के दूसरे पहलू, ये दूसरा एक पहलू हो गया कि पहले आपके परिवार के लोग जलावतन हुए, पाकिस्तान छोड़ करके अखंड भारत का हिस्सा था, वहाँ से उनको यहाँ आना पड़ा, फिर उसके बाद संघर्ष आपने बहुत किया, परिवार के लोगों ने संघर्ष किया, फिर आपने वैवाहिक जीवन में प्रवेश किया। यहाँ आते तक तो आपकी स्थिति काफ़ी ठीक हो गई रही होगी। हाँ, ये समझ लीजिए जब हम पोस्ट ग्रेजुएट कर रहे थे, मतलब MS कर रहा था मैं, MS करते वक्त एक अच्छी बात ये थी क्योंकि हमारी स्थिति अच्छी उस समय नहीं थी, तो मैंने सेलेक्ट MU इसलिए किया था क्योंकि सेंट्रल यूनिवर्सिटी थी। तब उस समय मुझे 15,000 रुपये स्टाइपेंड मिल गया था। जी जी जी। और जब हमारी मैरिज हुई तो वंदना जब वहाँ आई अलीगढ़, तो बाय लक उसको फिजियोलॉजी में डेमोस्ट्रेटर का पोस्ट मिल गया, उसको भी अप्रॉक्सीमेटली उतना ही सैलरी मिल रहा था। जी जी। तो उस समय से थोड़ी स्थिति हमारी सुधरने चालू हुई, तो हमने कुछ अमाउंट बजट जो भी 1-1.25 लाख रुपए जमा हुआ हमारे 1-1.5 साल में,
उसके भरोसे में हमने यहाँ पे क्लिनिक चालू किया है। जी जी जी। और फिर आपने इसका कब ख्वाब देखा आपने कि हमारा अच्छा हॉस्पिटल हो और उस हॉस्पिटल में सारी वो आधुनिक सुविधाएं हों जिसकी आज ज़रूरत है? ये जब हम लोग वंदना का पहला लेबोरेटरी खोले थे, 2007 की बात है, जब ये पीजी करके आई, और जब हमने लैब खोला और ये लगा कि इस लेबोरेटरी को खोलने के बाद बहुत एंथुजियास्टिकली लोगों ने सपोर्ट किया, और मतलब उनको लगा कि जो चीज़ कोरबा में होनी चाहिए थी वो आ गई। तब हमको लगा कि नहीं, ये सिर्फ डायग्नोस्टिक है, हमको हेल्थ में कुछ करना पड़ेगा और अच्छा करना पड़ेगा। और उस समय हमारी हॉस्पिटल ऑलरेडी 2 साल से चल रही थी। जी जी। फिर धीरे से प्लानिंग ये हुई कि हमारी इसके पहले 7-8 बार दूसरे डॉक्टर से भी मीटिंग हो चुकी थी, ग्रुप में बन के एक हॉस्पिटल बना, बट वो कभी मटेरियलाइज नहीं हो पाया क्योंकि सीनियर्स और जूनियर्स में एज डिफरेंस बहुत था। जी जी जी। उनके अपने विचार थे, जो 20 साल से प्रैक्टिस कर रहे हैं वो नए से जुड़ने में थोड़ी सी दिक्कत होती है, क्योंकि हमारी प्रैक्टिस और उनकी प्रैक्टिस में ज़मीन आसमान का अंतर था। फिर ये लगा कि जब हमने स्टार्ट किया था तो हमारे पास कुछ नहीं था, जीरो था। अगर मान लो फ्यूचर में कभी कोई प्रॉब्लम होती भी है तो जीरो ही रहेगा, उससे पीछे तो हम जा नहीं सकते। जी जी। तो एक बड़ा स्टेप उठाने का सोचा, और उसको भी थोड़ा सा प्रॉपर प्लानिंग से सोचा कि अगर बाई चांस शुरू में दिक्कत आती है तो हमारे पास बैकअप प्लान रेडी है कि नहीं। भाई हमने ज़मीन जो ली है, ऐसा नहीं कि हम पूरे में ही हॉस्पिटल बना दें, एटलीस्ट हम आधा स्पेयर करके रखें। मान लीजिए कोई प्रॉब्लम आती है तो वो आपके पास एक बैकअप के लिए रहेगा, एक कि सहयोग आप सेल मिल आउट सकता कर है। सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। बस उस दिन से एक ड्रीम था, और धीरे धीरे करके बाई लक, इसमें लक का भी बहुत रोल रहा है, क्योंकि एक साथ उतना बड़ा एरिया मिलना, लोकेशन प्रॉपर मिलना, फिर हमारी टीम धीरे धीरे करके बढ़ती गई। हमारे सीनियर्स डॉक्टर पालीवाल, डॉक्टर वाधवानी, मैडम पालीवाल, इनका बहुत सपोर्ट रहा। क्योंकि आप सोच ज़रूर सकते हो, लेकिन आपके साथ टीम नहीं रहेगी तो कोई भी चीज़ सक्सेस नहीं बिना हो टीम के पाएगी। काम हो ही नहीं सकता। क्लिनिक तो चला सकते हैं बस, हॉस्पिटल में, बस, बस। तो सीधी सी बात है कि इसमें आपने बैंक का सहारा लिया होगा, जी, बैंक का और भी दोस्त यारों ने तो जो सबसे, व्यक्तिगत जितने तौर लोगों पे से पॉसिबल, तन मन धन से सब तरह से सहयोग आपको मिला होगा। मूल पे फिर आ रहा हूँ कि आपने जो वो एक संघर्ष का दिन देखा है, जी अब मेहनत से, ईश्वरीय कृपा से, बुजुर्गों के आशीर्वाद से आपने वो मुकाम हासिल किया है, तो वहाँ इस तरह के लोग जब आते होंगे जी जो नीडी हैं, ज़रूरतमंद हैं, या ये कह लें कि उनके पास रोग है जी लेकिन उसके निदान का और कोई उपाय नहीं है, जी जी। तो वो देखने के बाद आपको अपने पुराने दिन याद आते होंगे? पुराने दिन याद आते हैं, और शुरू से बेसिकली, अभी नहीं, शुरू से हमारा प्लान था, और 2009 से उसके लिए भी मैंने सोचना चालू कर दिया था। तो 2009 में मैंने अपनी एक चैरिटेबल ट्रस्ट बनाई खुद की, वो अभी भी फंक्शनल है। उसके अंतर्गत हम लोग पुअर पेशेंट को सपोर्ट करते हैं। टोटली फ्री तो मैं नहीं बोलता, बट इतना ज़रूर करते हैं कि उसके एक्सेप्टेबल रेंज में आ जाता है। 4 या 5 मरीजों का हमने टोटल फ्री किया है, मतलब मेडिसिन भी हम लोगों ने दी है। अदरवाइज़ हम कोशिश करते हैं कि वो जितना अफोर्ड कर सकता है उतना पे करे, बाकी हमारी संस्था अफोर्ड करती है। जी जी। क्योंकि अल्टीमेटली ट्रीटमेंट मिलना कंपलसरी, मतलब उसको मिलना ज़रूरी है। अदरवाइज़ जैसे मान लीजिए कोई फ्रैक्चर पेशेंट आया, अगर वो ट्रीटमेंट नहीं करा पा रहा है, उसकी कंडीशन बिल्कुल भी नहीं है, तो अल्टीमेटली तो वो उसकी लाइफ ख़राब हो रही है, और हमारा तो सिर्फ समय जाना है। जी जी। कहीं ना कहीं से कोई ना कोई मेडिसिन ला के दे देता है। जैसे हम आपको ये रिक्वेस्ट करें कि कमलेश भाई, यार एक ऐसा पेशेंट है, हम सब कर देंगे, आप 2000 की दवाएं दिलवा दीजिए, तो डिनाई नहीं करता जनरली एक तरीके जी से। जी जी। तो वैसे हमारा ग्रुप है 10 डॉक्टर्स का, हम उनको बोलते हैं, वो अपना सपोर्ट कर देते हैं, 2000-3000 जो भी। उस मामले में कोशिश करते हैं जितना बेस्ट पॉसिबल हो, और उसी संस्था के अंतर्गत हमने निःशुल्क एक वो बनाया है, पुअर पेशेंट के रहने की जगह है, करीब उसमें 40 से 50 लोग उसके अटेंडेंट रैन बसेरा टाइप का कि आप यहाँ पे, हाँ, वो हॉस्पिटल के बगल में ही है। जी जी जी। तो स्वाभाविक है कि ऐसे लोगों को जब आप सहयोग करते होंगे तो एक सुखद अनुभूति होती होगी, लगता होगा कि नहीं हमने, मतलब उससे बड़ी चीज़ तो कुछ लगती नहीं है। जी जी। अभी रिसेंटली मेरे को पहली बार इतना 10 सालों में आश्चर्य हुआ, मेरे को एक पेशेंट ने आके क्या है नारियल दिया, तो मैं बोला ये क्यों दे रहे भाई? बोले सर हम लोग मंदिर में चढ़ाते हैं, हमारे लिए हम यहीं चढ़ा के जाएंगे। तो उससे बड़ा कुछ हो नहीं सकता, चाहे वो लाखों रुपए दे दे,
लेकिन हमारे लिए तो वो अचीवमेंट है। वो आशीर्वाद का वो एक जो प्रतीक है, वो प्रतीक है, फेथ है, उनको जी, लगा जी। कि हमने कुछ सपोर्ट किया उसको, जी जी। तो एक बहुत। डॉक्टर साहब, हर व्यक्ति का अपना एक ख्वाब होता है। उस ख्वाब को जब वो एक रूप होता देखता है तो उसको याद आता है कि हमको पीछे से और किन लोगों ने सपोर्ट किया, या जिसको आदर्श मान करके हम अपने जीवन की शुरुआत करते हैं। कोई न कोई हर व्यक्ति के जीवन में आदर्श होता है। जी, आपके जीवन में कौन रहा है? बेसिकली ऐसा मुझे कोई एक्चुअल में बोला जाए तो चेहरा याद नहीं आता, बट मुझे एक चीज़ हमेशा लगती थी कि एक तो हमारे जो परिवार ने जितने कष्ट देखे हैं वो उनको हम उतना सुख दे सकें आगे। दूसरा, सोसाइटी को अगर कुछ रिटर्न कर पाएँ, क्योंकि मिल तो हमको सोसाइटी से ही रहा है। जी जी जी। तो पर्पस यही है। अभी भी हम लोग रुके नहीं हैं, अभी हमारा आगे और हमारे को कार्डियक सेंटर का प्लान है, किडनी सेंटर का प्लान है कोरबा में, ताकि क्योंकि हमारे जीने लायक हमको मिल रहा है। अब जो एक्स्ट्रा बचता है हम वापस लगाते हैं। हम सीधा सीधा बेसिक प्रिंसिपल पहले दिन से बना रहे हैं। हमारे पास जो रिक्वायरमेंट पूरी होने के बाद जो भी एक्स्ट्रा बचता है हम उसको वापस हॉस्पिटल में इन्वेस्ट करते हैं। जी जी जी। तो बेसिकली ये समझ लीजिए कि आसपास का जो माहौल है या हेल्थ फैसिलिटीज़ की कमी है, उसी को प्रेरणा स्रोत अपन मान सकते हैं। कोई व्यक्ति विशेष तो मुझे नहीं याद आता। नहीं, उसमें जैसे परिवार में होता है कि पिताजी ने बड़ा संघर्ष करके हमको सहयोग हाँ, वो प्रदान मैंने किया, बोला परिवार की या स्थिति। माँ का तो खैर वो उनकी जगह तो खैर भगवान से भी ऊपर होती है। और आज भी माँ का साया आपके सिर पर है, बड़े भाग्यशाली है। हम लोग दुर्भाग्यशाली, मैं दुर्भाग्यशाली हूँ कि मेरी माँ नहीं है, इसलिए मैं जिनको देखता हूँ कि इनकी माँ है तो मैं समझता हूँ कि आप वाकई बड़े भाग्यशाली हैं। माँ की बड़ी भूमिका रही होगी आपके इस बिल्कुल उत्थान में। बिल्कुल। अब मैंने बताया उस समय जब करीब 30 साल पहले की बात है, 35, मदर रजाई सिल के उनको 50 पैसे या 1 रुपये ऐसा मिलता था, उससे वो आटा आता था, उस आटे से खाना बनता था। और उसको अब वो आप समझ सकते हैं जितना बनता होगा पहले बच्चे खाएंगे, फिर मदर खाते थे। तो वो टाइम था, उस समय उन्होंने बहुत संघर्ष किया। और हम चाहते हैं कि अब वो सारे संघर्ष ख़त्म हुए हैं तो वो अपना जीवन अच्छे से वो करें, लेकिन कोशिश ये भी रहती है कि वो सारे काम भी करें। तो अभी डांटती हैं कि नहीं? डांटेंगे कैसे नहीं, उनका तो हक बनता है, बिल्कुल डांटेंगे। नहीं, कई बार होता है कि बेटा अब बहुत व्यस्त हो गया है, बड़ा हो गया आज है। भी मेरा नाश्ता मेरी मम्मी बनाती हैं, मदर ही बनाती हैं, चाहे कुछ भी हो। डेली जी। ब्रेकफास्ट मेरा वही बनाती है। तो वंदना जी विवाद नहीं करती कि अब तो माँ से लंच और डिनर है ना उनके लिए लंच और डिनर है। डॉक्टर साहब, जो लोग परिस्थिति बस हैं, मतलब नर्वस हो जाते हैं, जी संघर्ष के कुछ क्षण भी वो बर्दाश्त नहीं कर पाते, कुछ दिन बर्दाश्त नहीं कर पाते, बैक हो जाते हैं, जहाँ से चले वहीं लौट आते हैं। जी जी। तो मुझे लगता है कि आप जैसे लोगों ने जो संघर्ष करके अपने आप को खड़ा किया है, ये कह लें कि फर्श से अर्श पे ले आए, शून्य से शिखर पे पहुंच रहे हैं, क्या वो ऐसे लोगों को क्या कहना चाहिए, क्या क्या कहेंगे आप, जो लोग नर्वस होकर बैक हो जाते हैं? भैया मेरे को कई लोगों ने ये सवाल पूछा कि तुम इतना रिस्क ले रहे हो, बैंक से लोन लिया, बहुत सारे इन फ्यूचर आपको इंटरेस्ट भी पटाने हैं और कभी डर नहीं लगता। तो मेरा तो हमेशा एक ही रिप्लाई रहा है कि भैया जिस लेवल से मैं उठा हूँ उस लेवल से पीछे तो मेरे को कोई धकेल नहीं सकता, चाहे वो किसी भी कंडीशन में जाए। जीरो से पीछे क्या होगा, मेरे लिए तो लास्ट है। तो मैं लोगों को यही बोलना चाहता हूँ कि मतलब आप कोई भी काम कर रहे हो, हर काम में रिस्क है। हम यहाँ से निकल रहे हैं, अपने घर पहुँचेंगे कि नहीं पहुँचेंगे ये भी नहीं पता रहता है। तो रिस्क तो हर चीज़ में है, लेकिन रिस्क लेना साथ में कैलकुलेशन भी करना बहुत इम्पोर्टेंट है। ऐसे नहीं कि हम आनंद फनन कुछ भी कर रहे हैं, साथ में हमारे पास कोई बैकअप नहीं है, कुछ प्लान नहीं किया हुआ है कि आगे। अब कोरबा को रिक्वायरमेंट मान लीजिए मल्टी स्पेशलिटी की है और मैं यहाँ पे सिर्फ नेफ्रोलॉजी लेके आ जाऊँगा तो सर्वाइव नहीं कर सकता। तो असेसमेंट करना, अब हमको लगता है कि नहीं, अब कार्डियोलॉजी की ज़रूरी है। अब हम कार्डियोलॉजिस्ट लाएंगे तो कोरबा को ज़रूरत है और वो अपना उसकी फ़ीस हम पे कर सकते हैं, तो हम उसके ऊपर काम कर रहे हैं। लेकिन आज से 4 साल पहले अगर हम कार्डियोलॉजिस्ट लाने की सोचते हैं तो शायद वो सर्वाइव नहीं करता। जी जी जी। तो ये एक इम्पॉर्टेंट है, लेकिन उसमें बैक जाना कि नहीं यार ये मेरे से नहीं हो पाएगा या फिर ये नुकसान हो जाएगा,
तो फिर कोई तरक्की नहीं कर पाएगा। ना तरक्की वो आदमी कर पाएगा, ना सोसाइटी कर पाएगी। मतलब दृढ़ प्रतिज्ञ हो तो असंभव शब्द डिक्शनरी में नहीं होना चाहिए। बिल्कुल। फिर आगे बढ़े जाएं, ईमानदारी से बढ़ेंगे तो ईश्वर भी आपकी मदद करता है। काम ही सब कुछ है। अगर अच्छा काम है तो मुझे नहीं लगता कि कहीं किसी को कोई रोक सकता है, कहीं कोई नहीं रोक सकता है। कहा जाता है ना कि पुरुष की सफलता में महिला की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ये कहावत चंदानी परिवार में भी चरितार्थ होती दिखती है। डॉक्टर एस चंदानी तो साधारण परिवार से ताल्लुक रखते थे, लेकिन 27 फरवरी 2002 को उनके जीवन में अर्धांगिनी बनकर प्रवेश करने वाली वंदना संपन्न परिवार की थी। इनके माता पिता भी बालकों में निवासरत हैं। शोभराज और वंदना चिकित्सीय अध्ययन के दौरान ही परिवार की रजामंदी से एक दूसरे के नजदीक आ गए थे और फिर परिणय सूत्र में आबद्ध होने के बाद इस चंदानी दंपत्ति ने कुछ और करने का प्रण किया। वो प्रण आज न्यू कोरबा हॉस्पिटल तथा एडवांस डायग्नोस्टिक सेंटर के रूप में हमारे सम्मुख है। वंदना जी, आपकी कब मुलाकात हुई चंदानी जी से? हम लोग एक्चुअली पास में ही रहते थे घर में, तो ये दूसरे स्कूल में थे पर क्लास सेम था दोनों का, तो बचपन से ही हम लोग एक दूसरे को जानते थे। तो आपके माता पिता कहाँ थे? बालकों के ही हैं वो भी। अच्छा, बालकों में ही रहते थे। तो आपने तो ऐसा संघर्ष का दिन नहीं देखा होगा जैसे आपके नहीं। पति देव देख रहे हैं, या देखा उन्होंने? अब तो खैर नहीं, हम लोग तो मतलब वेल टू डू फैमिली, पापा बिजनेसमैन थे तो ऐसा कुछ नहीं था कभी भी। तो पड़ोसी होने के नाते और एक शायद एक ही जात के हैं आप लोग, जी तो उसके कारण विवाह हो गया, हाँ, जीवन की गाड़ी आगे बढ़ चली। जी एक्चुअली दोनों का प्रोफेशन भी एक था, जी। कास्ट भी सेम थी, तो उस हिसाब से फिर मैच बन गया। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि न्यू कोरबा हॉस्पिटल के निर्माण में सबसे बड़ी भूमिका आपकी थी। आपने इनको ज़्यादा बूस्टअप किया होगा। एक्चुअली इनका सपना था कि सबसे बड़ी हॉस्पिटल, और एज ए वाइफ मैंने पूरी तरह से सपोर्ट किया कि जो भी करो इतनी अच्छी लेवल पे करो, इतनी हाई लेवल पे करो कि सब लोगों को लगे कि हाँ कुछ खुला है यहाँ पे। तो कभी उसमें आपको जितना सपोर्ट अब इतना वो सवेरे से लेकर शाम तक आप भी अपनी प्रयोगशाला में रहती हैं, डॉक्टर साहब न्यू कोरबा हॉस्पिटल में रहते हैं, तो आपके पारिवारिक जीवन पे असर नहीं पड़ता? नहीं, हम लोगों ने उसको पूरा बैलेंस करके रखा हुआ है। मैंने टाइमिंग्स ऐसे सेट करके रखे हुए हैं, मैं फैमिली को, बच्चों को पूरा टाइम देती हूँ। मेरी टाइमिंग्स रहते 7 to 9 बच्चों के लिए रखा हुआ है। मॉर्निंग में भी 1 घंटा बच्चों को, मैं पढ़ाती भी बच्चों को खुद ही हूँ। जी जी। तो क्योंकि फैमिली और प्रोफेशन में बैलेंस मेंटेन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। फैमिली सेक्रीफाइस किया तो प्रोफेशन में आप कितनी भी लेवल पे पहुँच जाओ उसका कोई मतलब नहीं है। हाँ, कई बार ये देखा जाता है कि दोनों चिकित्सक होते हैं और बड़ा उनके बीच में तनाव, नहीं, ऐसा क्योंकि कुछ काम नहीं है। का तनाव ज़्यादा रहता है, वो कहीं परिवार पे भी दिखाई देता है। नहीं, वो हम लोगों ने आपस में पूरा बैलेंस करके रखा हुआ है, और संडे हम लोगों ने सेकंड हाफ इसीलिए स्किप किया हुआ है कि पूरी फैमिली को टाइम देना है, एक दूसरे को टाइम देना है। तो डॉक्टर साहब ने तो बड़े संघर्ष के दिन देखे हैं, आपने वैसे दिन नहीं देखे। तो अब ये दोनों के बीच में ऐसा कुछ तालमेल करके लक्ष्य निर्धारित है क्या कि कहाँ तक डॉक्टर साहब को देखना चाहती हैं आप? क्योंकि आपके पति देव के साथ साथ कोरबा के जाने माने डॉक्टर भी हैं, उनका अधिकार आपके साथ साथ कोरबा के लोगों का भी है। जी। डेफिनेटली मैं उनको बहुत हाई लेवल पे देखना चाहती हूँ कि बेसिकली हम लोग ये चाहते हैं कि कोरबा को जितनी ज़्यादा फैसिलिटी हम लोग दे सकें, क्योंकि मल्टी स्पेशलिटी इससे पहले इतना अच्छी कन्वेंशन मतलब मॉड्यूलर ओटीज़ और इतनी हाईटेक लेवल पे कहीं पे भी नहीं था। तो हम लोगों ने मैक्सिमम यही कोशिश की है कि जैसे मेरी लैब में है और हॉस्पिटल में हम लोग हर चीज़ बहुत हाई लेवल पे और एक्यूरेसी के साथ देना चाहते हैं, ताकि वो क्वालिटी ऑफ लाइफ, क्वालिटी ऑफ मेडिसिन उसमें दिखे। वो क्वालिटी मेंटेन करना चाहते हैं, तो डेफिनेटली मैं इनको उसी जगह पे देखूंगी कि वहाँ पे क्वालिटी के नाम से इनका नाम लिया जाएगी। नहीं, क्वालिटी ऑफ सर्विसेज अगर मिलती हैं तो न्यू कोरबा हॉस्पिटल में। तो आपके सासू जी ने डॉक्टर चंदानी बना दिया, आप अपने बेटे को क्या बनाना चाहती हैं? वो उसकी अपनी इच्छा है, वो जो बनना चाहे वो खुद ही बनना है, हम लोग उसको कुछ भी नहीं करेंगे। सच है कि माँ के चरणों में स्वर्ग होता है। माँ हमेशा अपने बच्चों के उन्नति और खुशहाली के लिए ईश्वर की आराधना करती हैं। श्रीमती ज्ञानी देवी चंदानी की पूजा ही तो है जो साप्ताहिक बाजार के पसरे में बैठकर सामान बेचने वाला शोभराज आज डॉक्टर एस चंदानी बनकर सैकड़ों लोगों को रोजगार और प्रति माह हजारों मरीजों की तीमारदारी कर रहा है। बावजूद इसके आज भी वो अपनी माँ के लिए छोटे से शोभराज ही हैं। तभी तो माँ के हाथ का नाश्ता बिना खाए पेट नहीं भरता।
माता जी, शोभराज का बचपन कैसा था? ठीक थे कि बदमाशी करते थे? नहीं करते थे, सीधा था। मतलब पढ़ाई में ही लगे रहते थे? पढ़ाई में वो कभी कोई लोग जैसे बाल्टी लेते, कोई बाल लेते, कुछ नहीं छुआ, कुछ भी ये यहाँ जाते क्या कर, मेरे को कोई मतलब नहीं, मेरे को पढ़ाई से मतलब है जी। वो अपना कभी ना कुछ मंगा कि मेरे को ये होना या ये खाने के लिए या पहनने के, वो कभी मेरे से नहीं, अपना मेहनत करता जी। था, उनमें से अपना जो 4 पैसा कमा के अपना पढ़ाई करता था। तो जब आप लोग वहाँ से पंजाब से मतलब पाकिस्तान से यहाँ आए, बिलासपुर में छोटे में हम बिलासपुर में आए ना, मेरे जी। ससुरा, हम तो गोंदिया में, मेरा मैका छोटेपन में। अच्छा जी हाँ। जी। मतलब आपका वहाँ, आप पाकिस्तान के बारे में कुछ नहीं जानते जहाँ पता पहले है आप लोग? मेरे को पता, मैं वहाँ ही पैदा हुई थी, जी, मगर जी। आई हूँ तो मेरे को पाकिस्तान का पूरा जानकारी है, जी मगर शादी यहाँ बिलासपुर में हुई, जी जी। ससुराल यहाँ। तो कितने वर्ष के थे जब आप वहाँ से आए? तो वो जो मैं 8-9 साल के से ही, क्या मतलब मतलब थोड़ा 5 याद होगा सब वहाँ का? जैसे पहले तो 6 साल में स्कूल में बैठाते थे, अब मेरे को तो ना ध्यान नहीं रहा, बगैर मैं तीसरी पढ़ के वहाँ से 10 साल 11 साल की सब तो वहाँ के घर वार याद हैं अभी आपको? हाँ सब याद पाकिस्तान है, में जो घर था सब याद है। वहाँ कैसा था माहौल? गांव, घर द्वार कैसा सब? हमारा गांव छोटा था, 8 घर था खाली सिंधी का, जी जी। बस बाकी तो तो वहाँ पिताजी वगैरह सब कारोबार करते थे? वो खेती बाड़ी, तो अच्छी खेती बाड़ी रही होगी, खेती सब छोड़ के आना पड़ा वहाँ वो से? सब छोड़े। तो यहाँ आए तो वो शुरुआती दौर में बहुत मेहनत करनी पड़ी होगी आप लोगों को? मैंने तो करें, हम क्या गांव में घूमे, हर जगह में, बीच में गाड़ी में जैसे कहाँ मालवाल रतलाम, कहाँ लाइन में ऐसे करके हम लोग बैठे गोंदिया में। जी जी। उसके बाद फिर हमारी शादी इधर हुई, चक्करबाटा ससुराल। जी जी जी। हमारे ससुराल भी कोटिया के रहने वाले थे। जी जी जी। उसके बाद फिर यहाँ आए। तो बचपन में जैसे डॉक्टर साहब बता रहे थे कि आप रजाई सिल करके, और वो मैं बहुत ही मेहनत की, रजाई क्या गोदड़ी क्या मतलब सिल के कैसे कैसे मेहनत करके मशीन चलाई। हम छोटेपन से ही मेहनत की है, यहाँ भी आए भी मेहनत की। जी जी। तो वहाँ तो बहुत कुछ रहा होगा, यहाँ आने के बाद तो कुछ नहीं था, तो सब मेहनत करके ही खड़ा करना पड़ा? मेहनत ही पूरा मेहनत ही की है। अभी समझो मैं ये 8-10 साल हुए जी जी जी। यहाँ, ठीक। बाकी तो हम शुरू से ही मेहनत की, छोटेपन में भी ससुराल में भी था सब, मगर उसी टाइम हमारे में रवाज है मेहनत करने का ही। तो आपने बचपन में मेहनत करके अपने बच्चों को, जिनमें ये डॉक्टर साहब भी थे, खूब संघर्ष करके सबको खड़ा किए। अब जब देखती होंगी कि डॉक्टर चंदानी जी का अपना एक नाम है और सब काम धाम ठीक लग रहा है, तो तसल्ली होती है कि और चाहती है कि और ऊपर जाएं? अभी भगवान वही भाई उसको समझ दे, ये इससे अच्छा चले अपना गर्गरसन भाई, उसकी जैसे व्यवहार अच्छा है वही मेरे को अच्छा लगा। बाकी अभी ऊपर जाए बढ़ेगा, अभी तो नाम होगा। जी जी जी। अभी हम तो मतलब कभी नहीं देखे, हमारे पहले भी दुकान ऐसे ही, फिर भी अंडे का दुकान था, और ये भी अपना अंडा भी बेचता था, तो बाजार भी करता था, तो फटाके की चीज़ ने क्या क्या नहीं सब किए। जी जी। अपना मेहनत करके पढ़े, हम इसको कुछ तो कभी कान पकड़ के अभी भी बोलना पड़ता है क्या आपको कि नहीं? नहीं मेरे को कुछ बोलने में कभी उसको हाँ भी बोली हूँ, कभी नहीं। हम वो चेतन करता ही नहीं था ना, कभी बोले थे मेरे को कि ये मेरे को ये होना, वो भी हमको नहीं बोले। तो अभी भी वो कह रहे थे कि आप ही नाश्ता बना के देती हैं? हाँ, अभी मतलब नाश्ता आपके हाथ का ही उनको पसंद है? मैं नाश्ता के अभी दोपहर भी बनाती हूँ, कभी नहीं बनवा के, नाश्ता तो सुबह मेरा ही बनता है। जी जी जी। मतलब आपका पूरा आशीर्वाद रहा है इनके साथ? भगवान के आशीर्वाद होगा, भगवान अच्छा रखेगा, बस मेरा ही। डॉक्टर एस चंदानी एक बेटी और एक बेटे के पिता हैं। बेटी देहरादून में तो बेटा कोरबा में तालीम हासिल कर रहा है। डॉक्टर चंदानी को अपने स्वर्गीय पिता और स्वर्गीय भाई रमेश की कमी बहुत खलती है। अपने बड़े भाई श्रीचंद लाल चंदानी जो एससीएल कुसमुंडा में सेवारत हैं, और प्रकाश लाल चंदानी जो बालकों में रहकर व्यवसाय करते हैं, के परिवार के साथ डॉक्टर चंदानी का आत्मीय लगाव है। डॉक्टर चंदानी की 3 बहनें हैं जो अपने अपने ससुराल में सुखमय जीवन व्यतीत कर रही हैं। बहरहाल डॉक्टर एस चंदानी ने अपने परिश्रम और लगन से उस शेर को हकीकत में तब्दील कर दिया है जिसमें शायर ने लिखा है कि कौन कहता है आसमां में सुराग नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारों। नमस्कार।